हैं। यशवंत सिन्हा आज दाखिल करेंगे नामांकन। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। सिन्हा के नामांकन में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी पहुंचे संसद, सीएम गहलोत समेत दिग्गज रहेंगे मौजूद। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं संसद की, जहां राहुल गांधी पहुंचे हैं और साथ ही साथ तमाम बड़े नेता इस दौरान मौजूद, क्योंकि राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को विपक्ष ने बनाया है और ऐसे में आज वो अपना नामांकन भरने वाले हैं और इसी को लेकर तमाम जो दिग्गज हैं विपक्ष के वो पहुंच रहे हैं। और राहुल गांधी की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, संसद वो पहुंचे हैं और इसी के साथ जो है नामांकन शुरू होगा। यशवंत सिन्हा आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। सिन्हा के नामांकन में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल होंगे। राहुल गांधी संसद पहुंचे, सीएम गहलोत समेत दिग्गज इस दौरान मौजूद रहेंगे जब नामांकन भरा जाएगा। इससे पहले संसद में द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी, उन्होंने भी अपना नामांकन भरा था और बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान मौजूद थे, अमित शाह मौजूद थे, जेपी नड्डा मौजूद थे और तमाम एनडीए को जो समर्थन दे रहे हैं क्षेत्रीय दल, उन्होंने भी अपना समर्थन जताया। उनसे भी तमाम नेता मौजूद रहे, कई मंत्री जो हैं उस दौरान मौजूद रहे थे। और अब ये तस्वीरें आपको आज की दिखा रहे हैं संसद की, जहां राहुल गांधी पहुंचे। यशवंत सिन्हा विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार जिन्हें बनाया गया है वो आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस दौरान तमाम जो नेता हैं विपक्ष के एक साथ नजर आएंगे। ये फिलहाल की तस्वीरें। सिन्हा के नामांकन के लिए तमाम जो नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। राहुल गांधी पहुंच चुके हैं संसद और इसके बाद अब जो पूरी नामांकन की प्रक्रिया है वो की जाएगी। यशवंत सिन्हा को भी आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि उनका कार्यकाल किस तरह से रहा है, क्या क्या उनकी पॉलिटिकल करियर रहा है। 1986 में पार्टी का अखिल भारतीय महासचिव नियुक्त किया गया था उनको। 1988 में राज्यसभा का सदस्य चुना गया था। करियर बहुत लंबा। 1989 में जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त उनको किया गया। चंद्रशेखर के मंत्रिमंडल में नवंबर 1990 से जून 1991 तक वो वित्त मंत्री रहे। जून 1996 में भारतीय जनता पार्टी में रहे तो मार्च 1998 में वित्त मंत्री नियुक्त किए गए। 22 मई 2004 तक नई सरकार के गठन तक विदेश मंत्री रहे। लोकसभा में हजारीबाग निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया, तो 2004 के चुनाव में हजारीबाग सीट से यशवंत सिन्हा की हार हुई। इसके बाद 2005 में फिर से संसद में उन्होंने प्रवेश किया। 13 जून 2009 को भाजपा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। 13 मार्च 2021 को ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस में वो शामिल हो गए, यानी टीएमसी में शामिल होने के बाद पार्टी ने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो ये पूरा आपको पॉलिटिकल करियर यशवंत सिन्हा का बताया, क्योंकि बीजेपी से वो एक लंबे समय से जुड़े रहे और उसके बाद वो अलग भी हो गए। और अब जब यशवंत सिन्हा को उम्मीदवार बनाया गया है, उनका कहना भी ये था कि पहले उन्होंने बीजेपी ने समर्थन मांगा, जरूर विपक्ष से था, लेकिन समर्थन मांगने के समय ही अगर वो अपना उम्मीदवार बताते तो अच्छा भी लगता, लेकिन अब जब समर्थन मांगा था विपक्ष से उस वक्त उन्होंने अपना उम्मीदवार भी नहीं बताया था, तब हम सोचते भी। लेकिन अब खुद जब यशवंत सिन्हा उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं तो आज वो अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। पूरी प्रक्रिया आज होगी और इस दौरान विपक्ष के जो तमाम नेता हैं, संयुक्त विपक्ष आप कह सकते हैं, वो मौजूद रहने वाला है। तो ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया जो अहम रहती है और अब सबकी नज़र राष्ट्रपति चुनाव पर ही है। हालांकि लगभग ये तय माना जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ही जीतेंगी, क्योंकि एनडीए को जो समर्थन है जो क्षेत्रीय दल दे रहे हैं और इसके बाद झारखंड में भी माना जा रहा है कि वहाँ से भी समर्थन, जो अलग अलग दल हैं छोटे छोटे, वो भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। तो और बीजेपी का आप इसे मास्टर कार्ड भी कह सकते हैं। जब पहली अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति वो होंगी और आदिवासी उम्मीदवार को खड़ा करना ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है। पूरे देश में एक संदेश देना कि जो बीजेपी है वो आदिवासियों के साथ भी है और जो उम्मीदवार हैं वो उन्होंने आदिवासी खड़ा किया है। ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं
जिन्हें साधा भी जाएगा। झारखंड मुख्य तौर पर कहें, वहां पर आदिवासी इलाके, बाहुल इलाके हैं, तो उन इलाकों को, चाहे वो आप और दूसरे जो ओडिशा हो वहां पर हो, बहुत सारे ऐसे आदिवासी इलाके हैं जिनको अब ये एक तरह से साधने की कोशिश चुनाव के लिए की गई है। लोकसभा चुनाव की अगर सर्वे की बात कर लें तो ये बात सामने भी आई थी कि आदिवासियों ने बीजेपी को एक मत बेहतर तरीके से दिया था, मतलब उनका परसेंटेज ज्यादा था। तो ऐसे में ये पूरी तस्वीरें साफ, और उसके बाद जो गणित है वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए बीजेपी ने चलाया। और अब ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद की। शरद पवार यहां पर पहुंचे हैं, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। इससे पहले राहुल गांधी नजर आए, अब शरद पवार जो कि संसद पहुंचे हैं, और इसके बाद अब दाखिल नामांकन किया जाएगा और ये पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तमाम जो विपक्षी पार्टियों के नेता हैं वो एक साथ यहां पर एकजुट नजर आ रहे हैं, और क्योंकि आज नामांकन दाखिल किया जाना है तो ऐसे में तमाम ये नेता दिग्गज एक साथ नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी यहां पर मौजूद हैं, साथ ही साथ शरद पवार भी यहां पर नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव यहां पहुंचे हुए हैं। तमाम ये बड़े नेता, संयुक्त विपक्ष एक साथ नजर आ रहा है, संगठित नजर आ रहा है। और साथ ही साथ क्योंकि यशवंत सिन्हा अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं तो वो प्रक्रिया भी अब शुरू होती हुई दिख रही है। ये तमाम नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रस्तावक भी बनाए जाते हैं, तो ये प्रस्तावक की जो है वो साइन करते हैं प्रस्तावक, वो पूरी प्रक्रिया। और ऐसे में ये तस्वीरें संसद से आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें जहां विपक्ष के तमाम नेता एक साथ नजर आ रहे हैं, जयराम रमेश, और वहीं दूसरे और भी कई नेता इस दौरान मौजूद हैं। तो ये नामांकन की प्रक्रिया लगभग पूरी होती हुई नामांकन दाखिल किया जा रहा है, और ये नामांकन अब जब दाखिल हो जाएगा उसके बाद ये उम्मीदवार जिनके लिए वोटिंग होगी, राहुल गांधी इस दौरान मौजूद, यशवंत सिन्हा के साथ में अखिलेश यादव, शरद पवार, ये तमाम नेता यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। और क्योंकि नामांकन द्रौपदी मुर्मू पहले ही भर चुकी हैं, और अब विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा जिन्हें खड़ा किया गया है राष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर, तो वो भी अपना नामांकन लगभग दाखिल अब कर चुके हैं। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो होती है संसद भवन में होती है, क्योंकि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार जो है वो नामांकन दाखिल करेंगे तो जाहिर सी बात है संसद भवन में ही करेंगे। और संसद भवन में अब ये विपक्ष के उम्मीदवार के साथ साथ तमाम नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने जब उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को नामांकन दाखिल करवाया था, उस दौरान और बीजेपी के तमाम नेता मौजूद थे, और उसी तरह की तस्वीरें आज संसद भवन में विपक्ष के नेताओं की नजर आ रही है। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गई हैं। अदिति, नामांकन दाखिल हो चुका है, तमाम विपक्षी नेता एक साथ एकजुट नजर आ रहे हैं। आदित्य, सुन पा रही हैं आप? दिखे तो नॉर्थ के चेहरे भी दिखे, जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी से लेकर जी बिल्कुल मेघा, तो जिस तरह से तस्वीरें दिख रही हैं, अखिलेश यादव भी दिखे और अलग अलग पार्टियों का समर्थन यहाँ पे दिखा। यहाँ पे टीआरएस से भी जो मंत्री हैं, जो कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे, और तमाम लोग जो कांग्रेस, राहुल गांधी, एनसीपी चीफ शरद पवार, वो कल ही यहाँ पर पहुंच चुके थे। मीडिया को उन्होंने बयान भी दिया, और उन्होंने अपना शक्ति प्रदर्शन के साथ साथ कहा कि जितना बीजेपी सोच रही है, एनडीए सोच रही है कि उनके पास आंकड़े हैं, वो आंकड़े इतने मजबूत नहीं है, और हम हर संभव कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और इस तरह की उन्होंने तमाम बातें की कि यशवंत सिन्हा को हम प्रेसिडेंट बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, तमाम लोग इसमें मौजूद रहे, और अखिलेश यादव भी इसमें मौजूद रहे। तस्वीरों में देख सकते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी यहाँ पर इस समय मौजूद रहे। देखिए, नामांकन होने से पहले एक छोटी सी बैठक कह सकते हैं, संयुक्त अपोजिशन की बैठक भी यहाँ पर की गई है। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें, विपक्ष कुछ भी कहे, लेकिन आंकड़ों में भी जो मजबूती है वो जाहिर तौर पे एनडीए के पास है। लेकिन क्योंकि वॉकओवर नहीं देना चाहती थी विपक्ष,
और परेशान करना चाह के एक इतना आसान नहीं बनाना चाहती थी इस चुनाव को। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी से लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी से लेकर तमाम लोगों से उनका सहयोग मांगा था जब 24 जून को उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था। आज 27 जून है और अभी नामांकन दाखिल हो चुका है। हम पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। अब तमाम जो अपोजिशन के लीडर हैं, ये माना जा रहा है कि वो एक साथ बाहर आएंगे और वो बाइट देंगे, बयान देंगे और शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। 18 जुलाई को चुनाव है। 24 जुलाई को आखिरी दिन है जो अभी रामनाथ कोविंद का, और उससे पहले नतीजे सामने आएंगे। लेकिन आज विपक्ष का जो चेहरा है यशवंत सिन्हा, और उनके इतिहास पे भी जाएंगे तो तमाम ऐसी बातें आएंगी। वो आज यहाँ पर अपना नामांकन उन्होंने दाखिल किया है और विपक्ष जितने भी पॉसिबल हैं जो आपस में एक साथ खड़े होते हैं, जो जिससे जैसा आपने मेगा कहा था कि नॉन भगवा जो विचारधारा वाले हैं, वो आज यहाँ पर एकजुट नजर आए। राहुल गांधी खुद यहाँ पर मौजूद रहे और अभी नामांकन दाखिल हुआ है। उससे पहले संयुक्त विपक्ष की एक छोटी बैठक भी हुई थी। कुछ ही देर पहले यहाँ पर तमाम लोग पहुंचे थे। यशवंत सिन्हा अपने नोएडा वाले स्थित जो आवास से यहाँ पर निकले थे। उन्होंने अपना नामांकन, अपना पर्चा दाखिल करा है। अलग अलग पार्टियों के नेताओं से साइन पहले ही करा लिए गए थे। जो एक प्रक्रिया होती है वो तमाम चीज यहाँ पर हो गई थी। लेकिन अभी जो अंदर है नामांकन दाखिल हो चुका है विपक्ष की। यहाँ पर जिस तरीके से 24 तारीख को आपने एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखा था, आज विपक्ष, और ये तैयारी जो है ये 2024 की है, क्योंकि जरूरी नहीं कि आज आंकड़े पूरे हो पाए, लेकिन इसी तरीके से अगले 1.5-2 साल तक जब एकजुट होके किसी भी मसले पर विपक्ष दिखेगी तो वही तैयारी 2024 की यहाँ पर मेगा हो रही है। फिलहाल आपको बता दें कि राहुल गांधी, अशोक गहलोत से ले शरद पवार, अखिलेश यादव से लेकर फारूक अब्दुल्ला से लेकर और तमाम जो नेता हैं, रामा राव से लेकर तमाम लोग अंदर मौजूद हैं। और अब कुछ देर में वो लोग पार्लियामेंट से निकलेंगे। क्या कुछ कहते हैं देखना होगा। हालांकि पहले कई बार ये कह चुके हैं कि हम मजबूती से ये चुनाव लड़ रहे हैं, हम हर संभव प्रयास करेंगे कि यशवंत सिन्हा जो है प्रेसिडेंट बने। और क्योंकि ये इस तरह के बयान भी आए हैं कि अगर रबर स्टैम्प को बना दिया गया राष्ट्रपति तो ऐसे में लोकतंत्र खतरे में रहेगा। तमाम लड़ाई जो पिछले हमने 15 दिनों में देखी है, विपक्ष वर्सेस भाजपा, या फिर ये कह सकते हैं कि चाहे ईडी के माध्यम से कांग्रेस हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि हमको दबाया जा रहा है, राहुल गांधी की आवाज को या विपक्ष की आवाज को। उधर जो अग्निपथ जो का जो पूरा मसला था उसमें विपक्ष एकजुट नजर आई। कांग्रेस का एक बड़ा आंदोलन की तरह दिल्ली में हुआ, जिलेवार भी अलग अलग किया जा रहा है। ऐसे में लगातार जो ये लड़ाई जो खींचतान है वो अब राष्ट्रपति चुनाव में भी नजर आ रही है, जहां पर अब विपक्ष ने अपना एक कैंडिडेट खड़ा किया है आंकड़े कम होने के बावजूद। और इस तरह का शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है कि अगर अभी भी कोई ऐसे लोग हैं जो एनडीए के साथ हैं पर वो चाहते हैं या वो अग्री नहीं करते तमाम चीजों में, तो वो खिसक कर विपक्ष के साथ आ जाएं। तो ये तस्वीरें हैं सामने। 24 जून को एक तस्वीर नजर आई थी, तब एनडीए का शक्ति प्रदर्शन था। आज 27 जून है और आज विपक्ष एकजुट यहाँ पर नजर आ रहा है। कई चेहरे नदारद भी हैं और कई चेहरे पहुंच नहीं पाए, लेकिन उनके मंत्री, कई पार्टियों के मंत्री वहां पर पहुंचे हैं। ऐसे में आज जो ये एकजुटता है वो 2024 तक कितनी बढ़ती है या घटती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल इंतजार है कि नामांकन दाखिल हो चुका है। नामांकन दाखिल होने के बाद तमाम लोग बाहर आएंगे, क्या कुछ होता है, क्या कुछ बयान दिए जाते हैं और आगे किस तरीके से विपक्ष एकजुट नजर आता है, कितना लंबा ये देखना होगा। जी बिल्कुल अदिति, और देखिए क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, आदिवासी महिला उम्मीदवार को उतारना, लगातार ये बातें हो रही हैं कि इसके कारण रहे हैं। और कारण ये कि जो छोटे छोटे क्षेत्रीय दल हों या जो छोटी विपक्षी पार्टियां हों, झारखंड को ही ले लीजिए, वहां पर आदिवासी लोग ज्यादा। ऐसे में उन सभी को अपनी ओर आकर्षित करना या अपने साथ में लेना, और क्योंकि ये बात भी सामने आ रही है कि कई ऐसे विपक्षी दल हैं जो अब साथ में आ गए हैं, समर्थन जो है एनडीए को दे रहे हैं, तो शायद यही रणनीति के तहत अब आदिवासी महिला उम्मीदवार को उतारा गया बीजेपी की तरफ से। देखिए, बीजेपी की रणनीति, बीजेपी अभी जो रणनीतिकार हैं बीजेपी में वो चौतरफा सोचते हैं। देखिए, यशवंत सिन्हा एक पॉलिटिकल आदमी रह चुके हैं
और द्रौपदी मुर्मू भी पॉलिटिकल अगर कहें कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रह चुकी है। सबसे वो उन्होंने अपने पार्षद पॉलिटिकल जीवन पार्षद से शुरू करके अभी वो गवर्नर भी रह चुकी थी। ऐसे में बार बार ये सवाल था कि क्या जेएमएम साथ देगा अपोजिशन का जेएमएम विपक्ष के साथ खड़ा होगा। देखिए, पहली बात वो आदिवासी कम्युनिटी से आती हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग है, महिला हैं, और उनका जो पॉलिटिकल जिस तरीके से उन्होंने काम किया है अपने आदिवासी लोगों को बढ़ाने के लिए, तो ये एक उस तरह का मैसेज बीजेपी ने भेजा है कि हम सबसे गरीब पिछड़ा वर्ग जो होता है, जो जैसे अंत्योदय की जो राजनीति की बात करती है कि आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति, उसके उत्थान की बात करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं। तो उन्होंने जो कैंडिडेट चुना है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है, और सबसे वो महिला जो सबसे कह सकते हैं कि पिछड़े वर्ग से आती हैं, जिन्होंने वो सारी तकलीफें देखी हैं जो शायद जो नॉर्मल महिलाएं जो घर में पैदा होती हैं वो नहीं देखती, जिन्होंने बहुत तकलीफें देखने के बाद आज वो सफर पूरा करने के बाद आज देश के सबसे सर्वोच्च स्थान पर हम बिठाने की सोच रखते हैं। तो बीजेपी ने अपना मास्टर स्ट्रोक दिया है। उस मास्टर स्ट्रोक के सामने, जैसा आपने बताया कि छोटे छोटे दल हैं, वो बीजेपी की रणनीति के अलावा किस कैंडिडेट को लेकर आए हैं उससे जुड़ेंगे, ना कि भाजपा के कैंडिडेट या एनडीए कैंडिडेट से। तो जो छोटे दल हैं वो सोचने पे मजबूर होंगे कि हम एक ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ा रहे हैं जो हमारे ही स्टेट से या हमारे ही उस पिछड़े वर्ग से आती हैं, और अगर वो राष्ट्रपति के उस उम्मीदवारी पे बैठती हैं या वो उस पद पे बैठते हैं, तो वो एक देश का कलेक्टिव वो जिसे बोलते हैं प्रोग्रेस की तरह देखा जाएगा। तो बीजेपी का ये मास्टर स्ट्रोक है ना। अंक गणित में भी बीजेपी जो है अभी बहुत आगे है। विपक्ष ये कोशिश कर रही है कि बार बार ये एहसास दिलाए कि रबर स्टैंप ना हो, रबर स्टैंप ना हो। ऐसे में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस होते हैं जो संसद से बाहर निकलकर होते हैं, या कई बार सरकारें बनाने बिगाड़ने तमाम चीज़ों में होते हैं। हमने महाराष्ट्र का एपिसोड चल रहा है, और तमाम तरीके के डिसीजन कई बार राष्ट्रपति तक पहुंचते हैं। तो ऐसे में उस तरह का राष्ट्रपति हो जो सही गलत और इंडिपेंडेंट अपनी वो रख सके। और विपक्ष बार बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि एनडीए का चुना हुआ चयनित अगर उम्मीदवार होता है तो वो रबर स्टैम्प की तरह काम करता है, हमें लोकतंत्र को इस तरीके से बचाना है। लेकिन उसके इतर जो कैंडिडेट बीजेपी ने चूज करा है वो बियॉन्ड राजनीति हो चुका है। वो एक आदिवासी वर्ग है, और देश में चाहे राजस्थान की बात करें, और देश में ये जो आदिवासी वर्ग है वो काफी बड़ा है। खासतौर पे राजस्थान में जो बेणेश्वर है वो सबसे बड़ा आदिवासी इलाका है। तो जब हम किसी गरीब पिछड़े तबके से जुड़कर कोई फैसला लेते हैं तो वो एक जनता में मैसेज भी जाता है। तो जनता हुई, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज हुई, वो उस सोच की तरफ देखता है। तो बीजेपी ने लड़ाई बहुत सोच समझ के और बहुत रणनीति की तरह सोची है। लेकिन विपक्ष भी यहाँ पर क्योंकि 2024 की तैयारी कर रहा है, तो यहाँ पर एक पहला स्टेप मान सकते हैं कि यहाँ पे एकजुटता का, अपना कैंडिडेट उतारने का, उसके बाद यहाँ पर जिस तरीके से विपक्ष जब आज यहाँ पर संयुक्त बैठक कर रहा है, एक साथ यहाँ पर मौजूद है, तो जाहिर तौर पे न्यूज बनती है, हेडलाइंस में आते हैं। पहला कदम 2024 की लड़ाई के लिए ये भी सही बात है कि अच्छे लोकतंत्र की ये बात होती है कि जहां अगर पक्ष मजबूत है तो विपक्ष भी मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, और इसीलिए विपक्ष ने अगर उम्मीदवार उतारा है तो बहुत जरूरी भी ये हो जाता है। लेकिन यशवंत सिन्हा ने ये बात की थी कि बीजेपी ने समर्थन तो हमसे मांगा लेकिन अपना उस वक्त कैंडिडेट नहीं बताया था। तो क्या अगर बीजेपी समर्थन मांगती, कैंडिडेट बताती, तो ऐसा हो सकता था कि विपक्ष जो है अपना कैंडिडेट नहीं उतारता? देखिए, जिस स्थिति में आज विपक्ष और एनडीए खड़ा है एक दूसरे के आमने सामने, उस स्थिति में तो ऐसा संभव नजर नहीं आ रहा कि कैंडिडेट बताने। देखिए, खुद जैसा मैंने आपको बताया, खुद द्रौपदी मुर्मू ने सोनिया गांधी से लेकर तमाम ममता बनर्जी से लेकर अपना सहयोग उनसे मांगा है, लेकिन विपक्ष नहीं दे रही है। तो यही वजह है कि ये एक तरीका अलग है, ये तो एक पॉलिटिकल बयानबाजी होती है। लेकिन जिस स्थिति में अभी पॉलिटिकल कंडीशंस है, जाहिर तौर पे, जैसे कि आपको राजस्थान का एक छोटा सा एग्जांपल अगर दें, हाल ही में 4 सीटों पे चुनाव हुए, जिसमें से 3 सीटें कांग्रेस के, 2 सीटें आराम से कांग्रेस के पास आ रही थी, 1 सीट आराम से बीजेपी के पास जा रही थी। जो तीसरी सीट थी वो भी लगभग कांग्रेस के खेमे में थी और कांग्रेस जीत भी गई। लेकिन एक निर्दलीय उतारा गया जिसको बीजेपी का सपोर्ट मिला, सुभाष चंद्रा जो हैं उनकी हम बात कर रहे हैं,
और ये साफ नजर आ रहा था कि सीधे सीधे देखें तो आंकड़े उस सीट के फेवर में बीजेपी के या निर्दलीय के नहीं थे, क्योंकि जब सुभाष चंद्र ने फॉर्म भरा तो निर्दलीय के एक आप निर्दलीय उम्मीदवार हैं और एक भी निर्दलीय सिग्नेचर नहीं था उसमें, केवल जो 10 प्रस्तावक थे वो भाजपा से थे। पर अब जब वो चुनाव हार गए और जब गुलाब कटारिया से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि हम विपक्ष को, हम कांग्रेस को आसानी से नहीं जिताना चाहते, हम चाहते थे कि वो परेशान हो, हम आसान वॉकओवर नहीं देना चाहते थे। हमें पता था कि हमारा एक ही कैंडिडेट जीतने वाला है, लेकिन अब उसके चक्कर में बाड़ेबंदी की गई, सरकार की रणनीति रही, उस चक्कर में तमाम चीजें हुई। अब ये लोकतंत्र के लिए कितना अच्छा है कितना नहीं, क्योंकि उससे मैन पावर वेस्ट होती है, उससे समय वेस्ट होता है। जिस समय सरकार को, विपक्ष को सड़कों पे जनता के बीच में होना था, वो बाड़े में 5 सितारा होटल में थे, यही महाराष्ट्र में हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष सामने वाले पार्टी को, जो पक्ष में है, सत्ता में है, उसको हार्ड टाइम देना चाहता है। शायद यही देखिए, आंकड़े के हिसाब से तो विपक्ष के पास उतने मजबूत आंकड़े नहीं है। उम्मीद है आंकड़े मजबूत नहीं है, लेकिन विपक्ष के तौर पर अब एक कैंडिडेट उतारा गया है, यशवंत सिन्हा, जिन्होंने नामांकन भर दिया है, साथ ही साथ द्रौपदी मुर्मू, जिन्होंने भी अपना नामांकन पहले ही भर चुकी हैं। वो बहुत बहुत शुक्रिया अदिति पूरी जानकारी के लिए।